हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे ये टॉपिक होगा डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर बेस्ड ये छोटा सा टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होती हैं इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन्हीं में से कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉयज़ हम सब लोग जानते हैं कि एलॉयज़ क्या होते हैं। एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल। ओके, तो एलॉयज़ की तरफ अगर आप कभी भी आप एलॉयज़ पे अगर गौर करो तो यू विल नोटिस दैट कि ज़्यादातर जो एलॉयज़ होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही होते हैं। चाहे आप ब्रास की बात कर लीजिए, ब्रॉन्ज की बात कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील की बात कर लीजिए, है ना। तो ज़्यादातर एलॉयज़ यू विल नोटिस दैट कि ज़्यादातर एलॉयज़ जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ बोर्ड एग्जाम में या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म एलॉयज़। एलॉय बनाने की टेंडेंसी इनके पास क्यों है? क्या इनमें ऐसी खास बात है कि दे कैन मेक एलॉयज़ वेरी ईजिली? तो देखिए, एलॉय बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या है कि आप जिन दो चीज़ों को मिलाना चाहते हो, जिन दो चीज़ों को मिलाकर आप एलॉय फॉर्म करना चाहते हो, उन दोनों चीज़ों का, उन दोनों एटम्स का जो साइज़ होना चाहिए वो 15% से ज़्यादा डिफ़र नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस साइज़ में नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं कि 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सपोज़ यहाँ पर मैं ये फिगर से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एटम हमारे पास है, सपोज़ ये कोई सॉलिड है ए, ट्रांजिशन मेटल है कोई ए, और ये कोई ट्रांजिशन मेटल है बी। अब आप इन दोनों को मिलाकर एलॉय फॉर्म करना चाहते हो, तो ये एलॉय तभी फॉर्म कर पाएंगे जब इन दोनों का साइज़ सिमिलर हो और 15% से ज़्यादा का डिफरेंस इनके साइज़ में नहीं होना चाहिए। एलॉय फॉर्मेशन जब होती है तो क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, ए में हम लोगों ने बी को ऐड किया, ए में हमने बी को ऐड किया, तो बी क्या करेगा, फ्रॉम द लैटिस ऑफ ए इट विल सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द ए एटम। बी एटम क्या करेगा, ए के कुछ एटम्स को इसके लैटिस से सब्स्टिट्यूट करेगा। और सब्स्टिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का साइज सिमिलर हो। अब यहाँ अगर हम कहते हैं कि एटम, ये जो ए के साइज़ के एटम अगर ये बहुत बड़े हैं और बी साइज़ का एटम बहुत छोटा है, तो छोटा एटम बड़े को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ये सब्स्टिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपके एटम जिनको आप मिलाकर एलॉय फॉर्म करना चाहते हो उनमें 15% से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, यानी कि साइज़ सिमिलर होना चाहिए, तभी दो एलिमेंट्स मिलकर एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 3D सीरीज़ की मैं अगर बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3D सीरीज़ के एटम्स लिखे हुए हैं, नीचे इनका मैंने एटॉमिक साइज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको नोटिस हो रहा होगा, अगर हम क्रोमियम से बात अगर नोटिस करते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक साइज़ 127 पिकोमीटर, देन 126, 125, 124, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी यहाँ पर एटम्स में है। तो अगर हम इन एटम्स को, इन एलिमेंट्स को, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको मिलाकर अगर एलॉय बनाना चाहें तो दे विल फॉर्म एलॉय वेरी ईजिली, बिकॉज इनके एटॉमिक साइज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और यही चीज़ हमें चाहिए होती है एलॉय फॉर्मेशन के लिए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, तो हम इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर एटॉमिक साइज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, इसकी वजह से ये एलिमेंट्स बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अगली जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है वो है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होती है
और उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ आयंस जुड़े होते हैं जिनको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि सेंट्रल मेटल एटम जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इस तरीके के आपको सेंट्रल मेटल एटम दिखाई देंगे जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक बहुत बेहतरीन टेंडेंसी होती है कि ये लिगेंड्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम दो रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस बात के लिए। सबसे पहली बात होती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। इनके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। खाली s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, दे हैव न्यूमरस ऑर्बिटल जो कि खाली होते हैं। अब खाली ऑर्बिटल से क्या फ़ायदा होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगेन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड्स अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम अपना ऑर्बिटल यूज़ करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और सेंट्रल मेटल एटम खाली ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की तरह वही मेटल रोल प्ले कर पाएगा जिसके पास खाली ऑर्बिटल्स हो, ताकि वो लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करके लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल खाली होते हैं जिनकी वजह से ये लिगेंड के साथ बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो पहला रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और यू कैन से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर दो मैंने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन भी यहाँ पर दिखाए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो कॉपर यहाँ पर दिखाया गया है एज अ सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे आयरन दिखाया गया है, दोनों ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं और दोनों ही केसेस में यहाँ पर अमोनिया कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे साइनाइड आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कॉपर और आयरन के पास खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो कि अमोनिया और Cn नेगेटिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो दिए गए हैं उनको एकोमोडेट कर पा रहे हैं। तो पहला रीज़न हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड चीज़ देखिए बच्चों, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है। अकॉर्डिंग टू द CFT, जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और जो लिगेंड्स होते हैं दे आर पॉइंट नेगेटिव चार्जेस। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और लिगेंड्स को नेगेटिव चार्ज माना जाता है। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जितना ज़्यादा आपका सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा और जितना छोटा इसका साइज़ होगा, साइज़ जितना छोटा होगा और चार्ज जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, ओके, वो उतना ज़्यादा लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या ये कहें कि लिगेंड उतनी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं दे हैव अ स्मॉल आयनिक साइज एज वेल एज दे हैव हाई चार्ज। इनके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होता है और साइज़ भी इनके ऊपर, इनका जो साइज़ होता है वो भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो छोटे साइज़ की वजह से और ज़्यादा आयनिक चार्ज होने की वजह से ये लिगेंड्स को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं या लिगेंड इनकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होता है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ you can say because of a smaller ionic size and high ionic charge they have very high charge density। इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि साइज़ छोटा है और चार्ज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से साइज़ छोटा और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये लिगेंड्स को अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में एक स्टेबल
कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो ये दो रीज़न आप लिख सकते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। द फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल यू कैन राइट। Second, because of smaller ionic size and high ionic charge, they have high charge density. And because of high charge density, they can easily attract the ligands to form complexes. Okay? Yes. अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि दे कैन फॉर्म एलॉय वेरी इजीली। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वेरी इजीली। और जब भी एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रीजनिंग के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म नंबर ऑफ एलॉयज, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये सारी रीजनिंग में आपके पास एग्जाम से पूछे जाते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की है वो है दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। ना क्वेश्चन वाई दे बिहेव लाइक अ गुड कैटलिस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, वेनेडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट और इट इज़ अ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, है ना, तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम करता है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करता है। सेकेंड रिएक्शन इज़ अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाने की हैबर्स प्रोसेस। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आयरन की एज अ कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है और मोलिब्डेनम जो है यहाँ पर प्रमोटर होता है। प्रमोटर सरफेस केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कैटलिसिस टॉपिक में कि प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में कैटलिस्ट की मदद करता है, उसको असिस्ट करता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, आयरन है। तो आयरन भी एक ट्रांजिशन मेटल है, वेनेडियम भी एक ट्रांजिशन मेटल है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आप केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल या उनका कोई कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं अगेन दो रीजंस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। और पहला रीज़न जो है वो है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये प्रॉपर्टी भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट की पढ़ी होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी होती है। बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द लास्ट NS एंड N-1d सबशेल, जो आखिरी की NS और N-1d सबशेल होती है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से दोनों शेल से NS और N-1d सबशेल किसी भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए और आखिरी की NS और N-1d सबशेल को अगर आप देखें तो उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज़ कर सकता है और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत सारी होंगी, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी होती है, ये इनको बहुत अच्छा कैटलिस्ट बनाती हैं। अब इस बात को इस दो एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो वो अच्छे कैटलिस्ट कैसे होंगे, इस बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को अगर आप बिना वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस से में ट्रीट करते हो तो कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये रिएक्शन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बात सब समझ में आ गई। लेकिन लिंक करो चीज़ों को कि ये इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने से इसका कैटलिस्ट का होना क्या कनेक्शन है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं इस रिएक्शन का थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म बताऊँ कि रिएक्शन बेसिकली हुई कैसे है, तो पहले वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है इसने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की है। यानी कि पहले हमारा कैटलिस्ट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एक किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में V2O4 यानी कि इंटरमीडिएट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द कैटलिस्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट react with one of the catalyst react with one of the reactant to form product and intermediate. ओके अब अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, डन।
जब इसने इसके साथ रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बना और खुद ये कन्वर्ट हो गया V2O4 में। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यानी कि वैनेडियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है। यस, वैनेडियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। अब जो V2O4 बनेगा ये दूसरे रिएक्टेंट यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके V2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल आपने क्या देखा? ओवरऑल आपने देखा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट भी हमारा फॉर्म हो गया है और हमारा कैटलिस्ट वापस रीजनरेट हो गया है। तो आपने ये सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, यूज़ होता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। जितना कैटलिस्ट हमने लिया था उतना कैटलिस्ट हमें रीजनरेट होकर वापस मिल गया और हमारा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गया। तो ये वाला जो स्टेप आप देख पा रहे हैं कि SO2 + V2O5 से SO3 और V2O4 का बनना, ये पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि वैनेडियम की जो थी, वैनेडियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी थी, यानी कि वैनेडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी थी, तभी ये मुमकिन हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता। समझ गए? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। I negative, it is iodide, and S2O negative is परसल्फेट आयन। ओके, तो परसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन को अगर हम लोग Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो I2 और सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो Fe3 पॉजिटिव आयन है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अब कैसे इसने रिएक्शन को हैंडल किया, कैसे इसने रिएक्शन को प्रोसीड किया, अगेन यहाँ पर देखने वाली बात है। सबसे पहले जो Fe3 पॉजिटिव होगा, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो I नेगेटिव के साथ आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज आयोडाइड, आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में और फेरस कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में। यानी कि आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होकर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ये तो प्रोडक्ट बन गया एंड दैट विल बी इंटरमीडिएट, देन दैट इंटरमीडिएट रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा सल्फेट आयन। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम देखें तो 2 स्टेप में हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप क्या पाएंगे? ओवरऑल आप ये देख पा रहे हैं कि पहले आयरन ने एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और खुद वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। फिर उसने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके रीजनरेट हो गया खुद और प्रोडक्ट फॉर्म किया। क्लियर? तो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आयरन की जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है। अगर आयरन Fe3 के साथ अगर Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी होती है, यही इनको एक अच्छा कैटलिस्ट बना देती है। क्लियर? ओके। दूसरा रीज़न जो हम यहाँ पर कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तो दूसरा रीज़न क्या है बच्चों कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोवाइड सुटेबल सरफेस एरिया टू द रिएक्टेंट। बेसिकली क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, तो अगर हम प्लैटिनम ना यूज़ करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट नहीं करेगा। प्लैटिनम की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो प्लैटिनम ने क्या करा बच्चों? प्लैटिनम ने एक सरफेस प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड करा? कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट ने एक सरफेस प्रोवाइड करी। उस सरफेस के ऊपर जाकर हमारे रिएक्टेंट एड्जॉर्ब हुए, एड्जॉर्प्शन हुआ, सरफेस केमिस्ट्री, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये सॉलिड है और ये दोनों हमारी गैसेस हैं। तो ये गैसेस कहाँ जाकर एड्जॉर्ब हुई? प्लैटिनम की सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब हुई। एड्जॉर्प्शन होने से जो एनर्जी रिलीज़ हुई, उस एनर्जी ने ही क्या किया? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाने में मदद करी। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हमको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर प्लैटिनम नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी इसके पास नहीं थी, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रही थी।
लेकिन जब आपने कैटलिस्ट का यूज़ किया तो क्या हुआ, कैटलिस्ट ने सरफेस प्रोवाइड करी, इस सरफेस के ऊपर जाकर हमारे रिएक्टेंट एड्जॉर्ब हुए, और एड्जॉर्प्शन जब हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो एड्जॉर्प्शन हुआ रिएक्टेंट का कैटलिस्ट की सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब होकर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसी एनर्जी ने एक्टिवेशन एनर्जी का काम किया और हमारे सल्फर और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ वेरी गुड सरफेस एरिया बिकॉज उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ट्रांजिशन मेटल एटम हैव स्मॉल साइज and because of their small size they have large surface area. Point to be noted, because of their small size, atomic size छोटा होने की वजह से they have a large surface area, जिसके ऊपर ज़्यादा रिएक्टेंट जाकर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, और ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कलर। देखिए ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स चाहे कोवलेंट हो, चाहे आयनिक हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, वो हमेशा कलरफुल होते हैं। हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन यूजुअली वो कलरफुल होते हैं। ओके, तो कलर के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। कलर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप ट्रांजिशन मेटल का कोई कंपाउंड उठाते हो, लेते हो और उसको उसके कलर के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपाउंड में जो ट्रांजिशन मेटल है, उस कंपाउंड में जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसके डी ऑर्बिट में 0 और 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल किसी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है जिसमें उसके डी ऑर्बिट में 0 या 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों, तो वो कंपाउंड कलरलेस होता है, यानी कि वाइट होता है। इसके अलावा अगर ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में ट्रांजिशन एटम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर रहे हैं, अभी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 से लेके और 9 इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिट में आ रहे हैं, जिसे हम पार्शली फिल्ड भी बोलते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जो होगा वो कलरफुल होगा, और अगर D0 या D10 आ रहा है तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपको आयरन का कोई कंपाउंड है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जैसे कि फेरस क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है। फेरस क्लोराइड, फेरस सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, और अगर हम Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 3D6 आती है, यानी कि डी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका कलरलेस नहीं होगा, ये कलरफुल होगा। उसी तरीके से कैसा कलर होता है बेटा इसका, जो आयरन के कंपाउंड जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ऐसे कंपाउंड हमेशा ग्रीन होते हैं। आयरन के कंपाउंड जिनमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, जैसे फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, ये येलो होते हैं। अब जिंक की बात करते हैं। अगर हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन करने लगें, आप देखिए ज़रा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जिंक की हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 30 होता है जैसे आप जानते हैं, और अगर मैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 एंड इट इज़ 3D10 एंड 4S2। अब जिंक अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती भी आप जानते हैं, जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, तो अगर मैं इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी 3D10, यानी कि डी ऑर्बिट में क्या आ रहा है, डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल का इस तरीके का है कि ट्रांजिशन मेटल उस ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करती हो, तो वो कलरलेस होता है, यानी कि वाइट होता है। तो जिंक के जितने भी सॉल्ट, जितने भी कंपाउंड आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सब के सब वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसी तरीके से टाइटेनियम +4 के कंपाउंड भी कलरलेस होते हैं,
क्योंकि टाइटेनियम प्लस 4 में अगर हम टाइटेनियम प्लस 4 की कन्फिगरेशन करें, देखो ज़रा आप, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज़ 22, अगर हम इसकी कन्फिगरेशन करें तो आर्गन 18 होता है और 3d2 होता है और 4s2 होता है। ओके, अब Ti+4 अगर हम देखें तो Ti+4 की कन्फिगरेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 3d0 4s0, 4 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो d ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन, तो d10 और अगर d0 अगर है तो ऐसा कोई भी कंपाउंड कलरलेस होगा। तो टाइटेनियम के कंपाउंड जिनमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है कलरलेस होते हैं, जिंक के कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस होता है, इसी तरीके से स्कैंडियम +3 के कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं, निकल +2 के कंपाउंड ग्रीन होते हैं, Cu+2 के कंपाउंड ब्लू होते हैं। तो जहाँ पर भी d ऑर्बिट में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो कुछ ना कुछ कलर एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज d0 और d10 में कलरलेस होगा। ये तो आई कलर की बात, और थोड़ा सा आप कलर भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आती है कि कलर आया कहाँ से, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कलर, कलर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताई थी, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर को बहुत बखूबी एक्सप्लेन करता है। तो देखिए क्या होता है, जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, जैसे एग्जाम्पल Fe3 का एग्जाम्पल ले लीजिए या Fe2 का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ये Fe2 पॉजिटिव सपोज यहाँ पर है या Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके जो d ऑर्बिट होंगे 4s2 3d6 होता है आयरन की कन्फिगरेशन, और Fe2 की अगर हम देखें तो 4s0 3d6 होगी, तो d ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, d ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डन। अब उन पांचों d ऑर्बिट्स की, जो 5 d ऑर्बिट्स होते हैं, उन पांचों की एनर्जी बराबर होगी, कब, जब ये आयन आइसोलेटेड होगा, जब ये किसी चीज़ के साथ नहीं जुड़ा है। लेकिन जब एनायंस या लिगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, इसके साथ जुड़ने के लिए, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आप जानते हैं लिगेंड या एनायन के अप्रोच करने से सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल आयन के जो 5 d ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, Eg और T2g। आप जानते हैं 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें 3 ऑर्बिटल्स को हम T2g कहते हैं जो एक्सिस के बीच में होते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स को आप Eg ऑर्बिटल्स कहते हो जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो जब तक कोई ट्रांजिशन मेटल आयन आइसोलेटेड है तब तक उसके 5 d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन जैसे ही एनायन या लिगेंड्स इसकी तरफ अप्रोच करते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो इसके d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, और Eg ऑर्बिटल हायर एनर्जी में और T2g ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब क्या होगा, जब हम इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगे, तो रेडिएशन फॉल करने से क्या होगा, जो नीचे वाले T2g ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन नीचे से एक्साइट होकर, नीचे वाले d ऑर्बिटल से एक्साइट होकर हायर d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, T2g से एक्साइट होकर Eg ऑर्बिटल में चले जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्व करके। अगर हम इसके ऊपर कोई विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो विजिबल रेडिएशन को ये एब्जॉर्व करके, उसकी एनर्जी को ये एब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। इस फिनोमिना को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि नीचे वाले d ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले d ऑर्बिट में अगर जाता है रेडिएशन एब्जॉर्व करके, तो दैट इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन से क्या होगा, डी ट्रांजिशन से हमारे पास, जैसे एक टाइटेनियम, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, TiH2O3 पॉजिटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर टाइटेनियम की कन्फिग्रेशन देखें, अब अगर हम टाइटेनियम TiH2O3 पॉजिटिव का एग्जाम्पल अगर आपको बताएं, तो ये दिखने में वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट पर्पल कलर का होता है। तो इसके कलर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। टाइटेनियम, दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ टाइटेनियम। यहाँ पे टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन, जो अगर हम Ti3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये होगा आर्गन 18 3d1। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस कंपाउंड में जो टाइटेनियम है इसके d ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल किया हुआ है। अब जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी
तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा पहले, वो T2G ऑर्बिटल में फिल होगा। अब आप इस पे अगर क्या करोगे, आप इस पे अगर कोई विजिबल रेडिएशन फॉल करोगे तो उस रेडिएशन की एनर्जी से क्या होगा, उस रेडिएशन की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा और इस फिनोमिना को हम लोग डी ट्रांजिशन कहेंगे। ऐसा करने में ये देखा गया है कि ये कंपाउंड क्या करता है, येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। येलो रेडिएशन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज़ करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। अब जो रेडिएशन आपने इसके ऊपर डाला उसमें से येलो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, तो जो बाकी रेडिएशंस होंगे विबग्योर, जो आपने विजिबल लाइट इसके ऊपर डाली है उसमें से येलो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बाकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो आंखों तक जो पहुंची लाइट, येलो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो बाकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचे वो कलर इस कंपाउंड का होगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना होता है कि कोई कंपाउंड अगर किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये मैंने कलर वैगन बनाया हुआ है, आप विबग्योर बना लीजिए। विबग्योर में आप VIBGIOR ऐसे बना लीजिए। VI को आप एक साथ दिखाइए और BGYOR को आप अलग अलग बॉक्सेस में दिखाइए। अब यहाँ पर याद करने का बहुत परफेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ बच्चों कि अगर कोई कंपाउंड ग्रीन कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो रेड दिखाई देगा, अगर वो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू दिखाई देगा, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज दिखाई देगा, येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वॉयलेट और इंडिगो यानी कि आप पर्पल भी कह सकते हैं, पर्पल दिखाई देगा। तो बताइए ये कंपाउंड कैसा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और येलो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी से नीचे वाले डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर वाले डी ऑर्बिट में लेके जा रहा है। तो फिर ये कैसा हमें दिखाई देने वाला है, ये हमें वॉयलेट इंडिगो यानी कि पर्पल दिखाई देने वाला है। क्लियर है। तो ये तो रही बात समझाने की, लेकिन अगर एग्जाम में यही बात हमको बहुत कॉन्साइज तरीके से लिखनी हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ crystal field splitting and transition of d orbital electron from T2G orbital to EG orbital, जिसको हम लोग DD transition भी कहते हैं। तो the color of a compound, color of a coordination compound is due to crystal field splitting and it is because of DD transition. It is because of DD transition.